हर सुबह राजेश अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़ा होकर काम पर जाने की तैयारी करता था। वह एक नियम से बंधा आदमी था, 32 साल का, तलाकशुदा, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक मामूली से फ्लैट में अकेला रहने वाला। गड़बड़ लगने लगा था। एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई तस्वीर जो आपके सीधे न देखने पर बदल जाती है। एक मंगलवार की शाम काम से लौटकर राजेश रोज की तरह आईने के सामने खड़ा था। वह दांत साफ कर रहा था जब उसे अपने अक्स में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने अपना सिर दाईं ओर झुकाया तो उसका अक्स एक पल के अंश भर धीमे झुकता लगा। वह रुका, घूरने लगा और फिर से सिर झुकाया। इस बार देरी साफ दिख रही थी। उसने मुंह धोया और बाथरूम से निकल गया, यह तय करके कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। उस रात नींद आसानी से नहीं आई। राजेश बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा, उस पल को बार बार दोहराता रहा। यह बेतुका था। आईने देरी नहीं करते, वे तुरंत होते हैं। पर उसने जो देखा था वह जानता था। रात के 2 बजे जब नींद नहीं आई तो वह उठकर बाथरूम की ओर गया। उसने लाइट जलाई और फिर से आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे खुद पर बेवकूफ़ी महसूस हुई। शायद शीशे में हल्की सी झोल थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह बिस्तर पर लौट आया, खुद को यकीन दिलाते हुए कि यह बस उसके दिमाग का खेल था। 3 दिन तक कुछ अजीब नहीं हुआ। राजेश काम पर जाता, घर आता, खाना खाता और बिना किसी गड़बड़ी के अपनी शाम की दिनचर्या निभाता। आईना बिल्कुल सामान्य लगता था। वह पिछली घटना को थकी आंखों और बेलगाम दिमाग का खेल मानकर भूलने लगा। चौथे दिन शुक्रवार की शाम वह सोने की तैयारी कर रहा था जब उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसका अक्स पहले से ही उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था, जैसे उसे उसके आने का पहले से पता हो। राजेश जम गया। जैसे ही वह बाथरूम में घुसा उसे पता चल गया कि कुछ गहराई से बदल चुका है। आईने में उसका अक्स ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वह कुछ पल पहले उसके अंदर आने से पहले था। वह सीधे उसकी ओर देख रहा था, होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए, एक ऐसे भाव में जो राजेश के चेहरे पर नहीं था। उसने देखा कि उसका अक्स धीरे धीरे एक हाथ ऊपर उठा रहा है, उसकी नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप हिल रहा है। हाथ शीशे की दूसरी ओर आकर रुक गया, हथेली उस पर सपाट टिकी हुई, जैसे आर पार निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजेश लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका हाथ शैम्पू की एक बोतल से टकराया जो टाइल वाले फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। जैसे ही उसकी नजर हटी, उसका अक्स फिर से सामान्य व्यवहार करने लगा, एक बार फिर उसकी हर हरकत की बिल्कुल नकल करते हुए। उसने अगला 1 घंटा उसी बाथरूम में खड़े होकर बार बार इसकी जांच करते हुए बिताया। वह मुंह मोड़ता, 10 तक गिनता, फिर झट से घूम कर देखता। हर बार वही होता, उसका अक्स उसे देख रहा होता, इंतजार करता, मुस्कुराता, और जैसे ही उसकी नजर हटती वो फिर से सही अक्स के रूप में लौट आता, एक बार फिर बिल्कुल तालमेल में। आधी रात तक राजेश एक फैसला कर चुका था, वह आईना ढूंढ देगा। उसे अपनी अलमारी में एक पुरानी चादर मिली। वह बेसिन पर चढ़ा और चादर को आईने की पूरी सतह पर डाल दिया। चादर के पार उसके हाथ की रूपरेखा साफ दिख रही थी, शीशे की दूसरी ओर से दबी हुई, ठीक वहीं जहां उसने कुछ पल पहले देखी थी। राजेश पीछे हटते हुए बाथरूम से निकला और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। सुबह की रोशनी ने राजेश के डर को जरा भी कम नहीं किया। उसने बाथरूम से दूरी बनाई, रसोई के सिंक में दांत साफ किए और बोतल के पानी से मुंह धोया। उस दिन काम करना नामुमकिन था। वह न ध्यान लगा पाया, न अपने ईमेल या स्प्रेडशीट पर मन टिका पाया। उसके बॉस ने पूछा कि क्या वह बीमार है। जब राजेश ने बताया कि क्या हो रहा है तो दूसरी ओर लंबी खामोशी छा गई। आखिर में विक्रम ने एक सीधा सा सवाल पूछा जो सब कुछ बदल देने वाला था। राजेश, तूने यह आईना दोबारा बता कब खरीदा था? राजेश ने उसे एंटीक दुकान के बारे में बताया। नक्काशीदार लकड़ी का फ्रेम, ऊपरी बाएं कोने की दरार। 5 साल पहले, अपनी शादी के दौरान, तलाक से पहले। फिर विक्रम ने उससे आईने को बारीकी से बताने को कहा, हर खरोंच, हर दाग। एक बात है जो मुझे तुझे एक औरत के बारे में बतानी है। एक औरत जो करीब 6 साल पहले हमारे मोहल्ले से गायब हो गई थी। उस औरत का नाम अन्या था। वह राजेश की ही गली में रहती थी, उसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में, हालांकि वह उसे कभी ठीक से नहीं जानता था। विक्रम उसके परिवार के ज्यादा करीब था। विक्रम के मुताबिक अन्या को आईनों का जुनून था। यूं ही नहीं, बल्कि बीमारी की हद तक। उसके परिवार ने उससे इलाज कराने को बहुत कहा, पर उसने मना कर दिया। फिर एक दिन वह बस गायब हो गई। उसका फ्लैट खाली मिला, दरवाजे अंदर से बंद, सामान वैसे ही रखा हुआ जैसे वह किसी भी पल लौट आएगी। पर अन्या कभी नहीं लौटी। पुलिस ने जांच की, परिवार ने ढूंढा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। राजेश को सिहरन हुई। तू मुझे यह सब क्यों बता रहा है? उसने पूछा। विक्रम धीरे से बोला, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है। अन्या के गायब होने के बाद उसके परिवार ने उसका ज्यादातर सामान बेच दिया। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, पर राजेश, मुझे लगता है तू अन्या के फ्लैट वाले आईने की बात कर रहा है। फोन राजेश के हाथ से लगभग फिसल गया। अचानक हर चीज का एक भयानक सा मतलब बनने लगा। आईनों का जुनून, अलौकिक व्यवहार, शीशे के भीतर से देखे जाने का एहसास, ये सब बेतरतीब नहीं थे। तुझे उस आईने से छुटकारा पाना होगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। आज ही, अभी, रुक मत।
राजेश राजी हो गया। उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट भर थी। उसने अगला 1 घंटा तैयारी में बिताया। उसे एक हथौड़ा और काम करने वाले मोटे दस्ताने मिले। उसने कचरे के थैले और डक्ट टेप इकट्ठा किए। ढका हुआ आईना चादर के नीचे बाहर की ओर उभरने लगा, जैसे अंदर से कोई चीज़ बढ़ती हुई बेसब्री से उस पर जोर लगा रही हो। राजेश अपने लिविंग रूम में जड़वत खड़ा रहा। वह इसकी कल्पना नहीं कर रहा था, यह सच था। अन्य जो भी बन चुकी थी, जो भी उस आईने में रहता था, अब चुपचाप इंतजार करने को तैयार नहीं था। उसने खुद को हिलने के लिए मजबूर किया। हथौड़ा उठाए, राजेश बाथरूम की ओर बढ़ा। हर कदम गहरे पानी में चलने जैसा लग रहा था, जैसे हवा खुद उसकी राह में अड़चन डाल रही हो। उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि हथौड़े का सिर बेतरतीब ढंग से रोशनी पकड़ रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर वह ठहरा। इतने सालों से इंतजार करती हुई, हर आईने से, हर चमकती सतह से तुझे देखती हुई, कार की खिड़कियों में, फोन की स्क्रीन में, बारिश वाली सड़कों के पानी में, जहां जहां तू गया मैं वहां वहां रही हूँ। और अब आखिरकार तू मुझे अपने घर ले आया है। राजेश ने हथौड़ा ऊंचा उठाया और अपनी पूरी ताकत से ढके हुए आईने पर दे मारा। शीशा हड्डियां टूटने जैसी आवाज के साथ चूर चूर हो गया, एक गहरी गूंजती दरार जो उसके पूरे ढांचे में कंपन सी फैलाती लगी। उसने बार बार वार किया, हर वार के साथ चीखते हुए। उसका चेहरा नहीं, एक औरत का चेहरा, अन्य का चेहरा, पर गड़बड़ खिंचा हुआ, हर टुकड़े में बैंटा हुआ, आंखें अलग अलग दिशाओं में अपने आप घूमती हुई, मुंह एक बेआवाज चीख में खुलता हुआ जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आ रही थी। और फिर सब खत्म हो गया। हथौड़ा राजेश के हाथों से गिर पड़ा। शीशे के आखिरी टुकड़े नाजुक खनखनाहट के साथ फर्श पर बैठ गए। बाथरूम में बस उसकी हाँफती सांसों और सिंक की टोंटी से धीरे धीरे टपकते पानी की आवाज के सिवा खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा, किसी चीज की उम्मीद में। लकड़ी का फ्रेम दीवार से टुकड़ों में लटका था। उसकी नक्काशी अब दर्द में जमी हुई भयानक शक्लों जैसी लग रही थी। राजेश मलबे के बीच घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसने जो किया वह विनाश था या दया। उस रात, एक हफ्ते में पहली बार, राजेश गहरी नींद सोया। न कोई डरावने सपने, न कोई गड़बड़ी। अगली सुबह उसने एक सफाई सेवा को बुलाया कि बचा हुआ शीशा और मलबा हटा दे। उसने जानबूझकर उस दीवार की ओर देखने से परहेज किया जहां आईना लटका था। उसके बाद के दिनों में राहत की एक लगभग उन्मादी लहर उस पर छा गई। जिंदगी कुछ कुछ सामान्य सी हो चली। 2 हफ्ते बीते, फिर 3। राजेश खुद को यकीन दिलाने लगा कि वो पूरा वाकया किसी तरह की दिमागी टूटन थी, तनाव और अकेलेपन से उपजा कोई मनोवैज्ञानिक दौरा। शायद विक्रम की अन्य वाली कहानी ने ही उसके दिमाग को वह दहशत गढ़ने के लिए तैयार कर दिया था जो उसने भोगी। वह काम पर था, अपनी डेस्क पर बैठा एक स्प्रेडशीट देख रहा था, जब उसके बॉस ने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में आने को कहा। राजेश चला गया, यह सोचकर कि तिमाही लक्ष्यों पर कोई आम मीटिंग होगी, पर इसके बजाय उसने अंदर विक्रम को इंतजार करते पाया, साथ में एक औरत जिसे राजेश नहीं पहचानता था। इन्होंने सुना कि तेरे फ्लैट में क्या हुआ। इन्हें तुझे एक जरूरी बात बतानी है। श्रीमती शर्मा की आवाज बोलते हुए कांप रही थी। मेरी बेटी ठीक नहीं थी, पर वह वैसी नहीं थी जैसा तुम सोच रहे होगे। अन्य को एक बीमारी थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का एक दुर्लभ रूप, पर ज्यादातर मामलों से कहीं गंभीर। वह मानती थी कि उसका अक्स कोई अलग इंसान है। एक बहन। अन्य को कई बार मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर वह हर बार भाग निकलती। आखिरकार एक सुबह हमने उसे उसके फ्लैट में एक बड़े आईने के सामने खड़ा पाया। वह सारी रात वहीं खड़ी रही थी। हमने उसे फिर भर्ती कराया, दवाएं दी, सब कुछ आजमाया, पर वह बिगड़ती जा रही थी। मनोरोग अस्पतालों ने कहा कि उसकी हालत बद से बदतर हो रही है, कि हकीकत पर उसकी पकड़ छूटती जा रही है। एक शाम वह मनोरोग सुविधा में अपने कमरे में थी। उसे उसकी शाम की दवा दी जा चुकी थी। हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वह सचमुच अपने ही किसी आईने में कदम रख चुकी हो। राजेश को अपने पेट में कुछ ठंडा सा बैठता महसूस हुआ। श्रीमती शर्मा बोलती रही, सालों बाद मेरे पास एक एंटीक डीलर आया। उसने कहा कि उसने एक स्टोरेज सुविधा से कुछ चीजें खरीदी थी जो मनोरोग के मरीजों की थीं। उनमें से एक आईना था। उसने उसके निशान, उसका लकड़ी का फ्रेम, उसकी अजीब नक्काशी बताई। तब से मैं उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसने उसे खरीदा। जब विक्रम ने मुझे तुम्हारे बारे में, जो हुआ उसके बारे में बताया, तो मैं समझ गई। मैं समझ गई कि आईना किसी ऐसे के पास पहुंच गया है जो उसे देख सकता है, किसी ऐसे के पास जिसके जरिए अन्य आखिरकार। इससे आपका क्या मतलब है? जो शुरू किया था उसे पूरा करना? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। श्रीमती शर्मा की आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। मेरी बेटी हमेशा अपने अक्स से एक होने की कोशिश करती रहती थी, अलग होना बंद करने की। मेरा मानना है कि जब कोई उसका जुनूनी हो जाता, जब कोई काफी देर तक, काफी गहराई से उसमें घूरता, तो अन्य उसमें से हाथ बढ़ा पाती। और वह तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, श्रीमान राजेश। वह तुम्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी, तुमसे एक होने की। राजेश एकदम से खड़ा हो गया, उसकी कुर्सी पीछे गिर पड़ी। यह पागलपन है, यह नामुमकिन है।
मैंने आईना तोड़ दिया। वह जा चुका है। वह जो भी थी, जो भी चाहती थी, अब सब खत्म हो गया। पर बोलते बोलते ही उसे लगा कि उसके शब्द खोखले गूंज रहे हैं। उसने आईना तोड़ा था, हाँ, पर सिर्फ शारीरिक रूप से। और इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली बात, एक ख्याल उसके दिमाग में किसी कांटे की तरह धंस गया। क्या विनाश किसी ऐसी चीज को मार सकता है जो आम मायनों में कभी सचमुच जीवित ही नहीं थी? क्या आप किसी विचार को नष्ट कर सकते हैं, किसी इच्छा को, किसी ऐसी मौजूदगी को जो अक्सों के बीच की जगहों में बसती थी? श्रीमती शर्मा धीरे से बोली। अन्या के गायब होने से पहले उसने एक डायरी छोड़ी थी। उसमें उसने उन दूसरे अक्सों के बारे में लिखा था जो उसने आईनों में देखे थे। ज्यादातर लड़कियां और औरतें जिन्हें वह अपने जैसा मानती थी, दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। अस्पताल ने वह डायरी ले ली थी इससे पहले कि हम उसे पूरा पढ़ पाते। असल में उसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसके भ्रम का सबूत है। पर मैंने एक पन्ना रख लिया था। मैं सालों से उसे अपने साथ रखती आई हूँ। लिखावट बेचैन थी, कहीं कहीं तो लगभग नामुमकिन सी पढ़ने में, पर राजेश कुछ वाक्य समझ पा रहा था। शीशा वही दिखाता है जो पीछे छिपा है। जब वह चटकता है तो दरवाजे कमजोर पड़ जाते हैं। बाकी जाग रही हैं। वे अपनी अपनी सतहों पर जोर लगा रही हैं। किसी को पुल बनने के लिए तैयार होना होगा। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो बस एक बीमार इंसान की बड़बड़ाहट है, उसने कहा, पर उसकी आवाज खोखली थी। श्रीमती शर्मा ने पन्ना ध्यान से मोड़ा और अपने पर्स में रख लिया। शायद, पर मैं तुम्हें ढूंढने एक वजह से आई हूँ। मैं तुम्हें आगाह करना चाहती थी। एक आदमी जिसे अपने घर का हर आईना तोड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, यह दावा करते हुए कि वे उसे देख रहे थे। एक बच्चा जिसने किसी भी चमकती सतह को देखने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनमें बहुत सारे चेहरे हैं। इन सब लोगों में एक बात समान थी, इन सबका किसी न किसी मोड़ पर उसी एंटीक आईने से वास्ता पड़ा था। इन्होंने उसे खरीदा, फिर कुछ ही महीनों में उसे छोड़ या तोड़ दिया। राजेश वापस अपनी कुर्सी में धंस गया। श्रीमती शर्मा जो बता रही थी उसका बोझ आखिरकार उस पर बैठने लगा। आईना कोई इकलौती कहानी नहीं था। वह एक जरिया था, एक फैलता हुआ संक्रमण। और उसे तोड़कर उसने कुछ खत्म नहीं किया था, बल्कि शायद उसने उसे और तेज कर दिया था जो पहले से हो रहा था। अन्य आईनों को उस गहराई से समझती थी जो हम में से ज्यादातर कभी नहीं समझेंगे। वह समझती थी कि कोई भी चमकती सतह दरवाजे का काम कर सकती है, चाहे कितनी भी अधूरी तरह से। अगर वह कोशिश करती तो उनमें से किसी से भी हाथ बढ़ा सकती थी। पर वह एंटीक आईना खास था। वह उसका लंगर था। राजेश फिर खड़ा हुआ, इस बार बेसब्र इरादे से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। मुझे जाना होगा। मुझे यह शहर छोड़ना होगा। पर श्रीमती शर्मा की आवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जाओगे? वह अब हर जगह है। हर खिड़की, हर स्क्रीन, हर पानी का ठहराव, हर चमकाई हुई सतह, सब मुमकिन दरवाजे हैं। श्रीमती शर्मा का जवाब धीरे से आया। वह चाहती है कि तुम इस मिलन को पूरा करो। तुमने आईना तोड़ा, राजेश। उसकी समझ में इसका मतलब है कि तुमने उसकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की दीवार तोड़ दी। तुम उसकी आज़ादी का जरिया बने। और अब यह करने के बाद एक कर्ज बाकी है, एक पूर्णता। जब पुल राजी होगा तब सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तुम यही हो। उस आईने को तोड़कर तुम यही बन गए हो। राजेश दरवाजे की ओर पीछे हटा, पर वह नहीं खुला। उसने धक्का दिया, खींचा, पर शीशा टस से मस नहीं हुआ। श्रीमती शर्मा, प्लीज, उसने शुरू किया, पर रुक गया। उनके चेहरे में कुछ बदल चुका था। उनके भाव अब पूरी तरह उनके अपने नहीं थे। उनकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, उनकी आंखें बहुत कुछ जानने वाली। जब भी मैं आईने में देखती, मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, पर वह सब्र वाली थी। वह हमेशा सब्र वाली थी। और अब आखिरकार वह मेरी मदद मांगती है। मैं पुल बनकर खुद को धन्य समझूंगी। पर तुम, राजेश, तुम मुख्य पत्थर हो। तुम वही हो जिसने रास्ता तोड़ा। जैसे ही राजेश दहशत में देखता रहा, श्रीमती शर्मा का रूप बदलने लगा। उनका शरीर बैठा ही रहा, पर उनकी रूपरेखा धुंधली पड़ने लगी, जैसे उन्हें पानी या लहराते शीशे के पार देखा जा रहा हो। हम सब, आवाज़ों के समूह ने फुसफुसाया, हम सब इंतजार करती रही हैं। हम सब शीशे पर जोर लगाती रही हैं। और तुम, राजेश, तुम वही हो जो हमें पार आने में मदद कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस रूम की शीशे की दीवारें चटकने लगीं। लंबी, जानबूझकर डाली गई सी दरारें हर सतह पर फैल गईं, खिड़कियों पर, दीवारों पर, शीशे की मेज पर। और हर दरार के पीछे से आकृतियां दिखने लगीं, दर्जनों, सैकड़ों। और वे सब एक ही बात फुसफुसा रही थी, किसी घाटी से गुजरती हवा जैसी आवाज में, हाँ, हाँ, हमें पार आने दो, हमें पार आने दो। राजेश चीखने लगा। उसने मदद के लिए चीखा, इनकार में चीखा, इसलिए चीखा क्योंकि जो वह देख रहा था उसके बोझ तले उसका दिमाग टूट रहा था। और फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक सब रुक गया। चीखती आवाजें खामोश पड़ गईं। बढ़ते हुए हाथ जम गए। श्रीमती शर्मा की बदलती हुई आकृति स्थिर होकर ठहर गई। शांत, नापे तुले कदम। उसने आंखें खोली तो किसी को अपने ऊपर खड़ा पाया। वह विक्रम था। नहीं, पूरी तरह नहीं। विक्रम का शरीर वहां खड़ा था, पर उसकी आंखें गड़बड़ थीं।
वे एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं। मुझे माफ कर दे, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में वही दोहरापन था जो श्रीमती शर्मा की आवाज में था। मैं तुझे धोखा नहीं देना चाहता था, पर मुझे तुझे यहाँ लाना ही था। वह महीनों से हर चमकती सतह के जरिए मुझ तक पहुंच रही है। उसने फुसफुसाकर कहा कि तू आईना तोड़ेगा। कुछ देर बाद तुम समझ जाते हो कि वह तुमसे कोई बुरा काम करने को नहीं कह रही। वह मदद मांग रही है, किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने को, दीवारों को घुलने देने को। राजेश लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, अपने दोस्त का चेहरा पहने उस आकृति से दूर। नहीं विक्रम, इससे लड़ प्लीज। पर इससे पहले कि राजेश अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे धड़ाम से खुल गए। पुलिस, असली आम इंसानी पुलिस वाले कॉन्फ्रेंस रूम में घुस आए, हथियार तने हुए, सबको नीचे झुकने को चिल्लाते हुए। हमें तुम्हें फौरन अपने साथ चलना होगा। जैसे ही अफसर विक्रम का चेहरा पहने आकृति को पकड़ने बढ़े, एक हैरतअंगेज बात हुई। आकृति बस ढह गई, जैसे डोरियां कटी हुई कोई कठपुतली। जब उन्होंने उसे पलटा तो उन्हें विक्रम का असली इंसानी चेहरा मिला, उलझा हुआ, सहमा हुआ। अभी अभी जो हुआ उसकी कोई याद नहीं। पुलिस थाने में राजेश ने अपना बयान दिया, उतना ही जितना देने की वह हिम्मत कर पाया, ज्यादा नामुमकिन ब्यौरे छोड़ते हुए। उसने आईने की बात की, उसके प्रति अपने जुनून की, अपनी दिमागी टूटन और शक की। उसने श्रीमती शर्मा और अन्य की उनकी कहानी का जिक्र किया। वो उसे एक एविडेंस रूम में ले गई और उसे एक बड़ा प्लास्टिक का थैला दिखाया जिसमें कुछ ऐसा था जिससे उसका पेट मरोड़ उठा। वे उसके आईने के टुकड़े नहीं थे, वह दूसरे आईनों के टुकड़ों का संग्रह था, दर्जनों, हर एक अलग दौर और अलग शैली का। हर एक के फ्रेम पर हाथ से लिखा वही एक वाक्य, आशा के नाम। हमें नहीं पता यह सब क्या है, अफसर ने कहा। हमें यह तुम्हारे बाथरूम की दीवार के पीछे एक खोखले में छिपा मिला, ठीक वहीं जहां कभी आईना लटका था। लगता है यह काफी समय से जमा हो रहा था। इनमें से कुछ टुकड़े दशकों पुराने हैं। लगता है यह किसी तरह का एक पैटर्न है। राजेश को अपने पैर कमजोर पड़ते महसूस हुए। ये मेरे फ्लैट के नहीं हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अफसर ने सिर हिलाया, जैसे उसे यही कहने की उम्मीद रही हो। यही हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों तक राजेश जुनून की हद तक खबरों पर नजर रखता रहा। ऐसे और लोगों की कहानियां सामने आई जिन्होंने उसके जैसे ही दौर भोगे थे। आइनों को लेकर दहशत, चमकती सतहों का हिंसक विनाश, कई आवाजों में बोलने वाले प्रेतग्रस्त लोगों से सामना, और शीशे की किसी चीज द्वारा छुए या पुकारे जाने के दावे। पर इन कहानियों को अधिकारी बहुत संभाल कर पेश कर रहे थे। इन्हें एक फैलती हुई मनोवैज्ञानिक महामारी का हिस्सा बताते हुए, शायद किसी वायरल सोशल मीडिया चैलेंज से भड़की कोई सामूहिक हिस्टीरिया, या ऑनलाइन डरावनी कहानियों से उपजी कोई नकल की लहर। आधिकारिक बात साफ थी, कुछ भी अलौकिक नहीं हो रहा था। और सबसे अहम, वह कुछ ऐसा समझता था जो अधिकारी या तो नहीं जानते थे या जानबूझकर छिपा रहे थे। यह फैल रहा था। राजेश अन्य के बारे में जो भी मिल सकता था, सब खोजने लगा। उसने पुराने अखबारों के संग्रह, सार्वजनिक रिकॉर्ड, जो कुछ ऑनलाइन हासिल कर सकता था, सब इस्तेमाल किया। आधिकारिक कहानी छोटी सी थी, लापता व्यक्ति, मनोरोग का इतिहास, संभावित भगोड़ी, पर खींचने के लिए गहरे सूत्र थे। 1980 के दशक में एक और गंभीर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के साथ मनोरोग सुविधा में भर्ती और कभी रिहा नहीं हुई अस्पताल के पास उसकी मौत या छुट्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। बस एक नोट कि वह किसी और सुविधा में चली गई, और फिर सारे दस्तावेज खत्म हो गए। और इससे भी पीछे, पुरानी डायरियों और निजी रिकॉर्डों से अधूरे ब्यौरे। दशकों भर की औरतें, हमेशा अपने अक्सों की जुनूनी, हमेशा यह मानती हुई कि वे किसी और अपने आप से बात कर रही हैं, हमेशा आखिरकार किसी अजीब हालात में गायब या मर जाती। एक सदी से भी ज्यादा पर फैला एक पैटर्न था, और वह पैटर्न तेज होता जा रहा था। जहां कभी ऐसे मामले दशकों के फासले पर इक्के दुक्के होते थे, अब वे महीने दर महीने, फिर हफ्ते दर हफ्ते होने लगे थे। राजेश ने भयानक साफगोई से समझा कि अन्य कोई अपवाद या इकलौती कहानी नहीं थी। वह किसी कहीं बड़ी चीज की पहली कामयाब सेन थी। और उसके लंगर वाले आईने को नष्ट करके उसने उसे हराया नहीं था, उसने उसे आजाद कर दिया था। वह अब हर आईने में मौजूद उन अनगिनत अक्सों में से एक थी, और वह एक चढ़ाई का नेतृत्व कर रही थी। राजेश ने एक फैसला किया। उसने उस महिला पुलिस अफसर से संपर्क किया जिसने उसे सबूत दिखाए थे, और उसने जो कुछ खोजा था सब उसके साथ साझा किया। उसे हैरानी हुई कि उसने उसे पागल कहकर खारिज नहीं किया। वहां शोधकर्ता थे, उस चीज के विशेषज्ञ जिसे वे सावधानी से रिफ्लेक्टिव एंटिटी कॉन्टैक्ट इवेंट्स कहते थे। उन्होंने उसे आंकड़े, केस फाइलें, घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, और उन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। सरकार जानती थी, वे सालों से जानते थे। उन शोधकर्ताओं में से एक, सफेद बालों और किसी ऐसे इंसान की थकी हुई शक्ल वाला अधेड़ आदमी जो नामुमकिन ज्ञान का बोझ ढो रहा हो, आगे झुका। हमारा मानना है कि आईने असल में चमकती सतहें नहीं हैं। हम उन्हें वैसा समझते हैं, पर सच कहीं ज्यादा पेचीदा है। ऐसी चेतना जिसका कोई भौतिक रूप नहीं, जो हकीकत और बोध के बीच की जगहों में मौजूद है। ये हस्तियां, चलो उन्हें यही कहें, हमेशा से वहां रही हैं, इन झिल्लियों पर जोर लगाती हुई, पार आने की कोशिश करती हुई। पर वे कमजोर हैं, टूटी बिखरी।
वे इन हस्तियों को फोकस और ताकत दे सकते हैं।